Good morning, student. This is Ayushi ma'am, and now we will discuss a very important topic, which is cell. Look at the first slide. That is, a cell is the fundamental unit of life. I have already told some concept about the cell and how cell are functioning. We have already discussed, right? So सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है और सबसे फंक्शनल यूनिट है. मतलब सेल अगर हमारे बॉडी में अगर सेल प्रेजेंट नहीं होते तो मे बी हमारी बॉडी भी नहीं होती, राइट? तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी. मैं बहुत शॉर्ट वीडियोज़ में आपको ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, इसलिए हम थोड़ा जल्दी चलते हैं. जिन चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे. हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. Wait, okay, this is our next slide. What is cell? Cell क्या होते हैं? Cell is the basic structure and functional unit of living organism. Cell जो है basic structural and functional unit of living organisms, right? तो जो cell होते हैं वो basic structure है. बेसिक मतलब हमारे बॉडी में जो सबसे बेसिक थिंग है वो है सेल. और फंक्शनल है क्योंकि सब सेल्स, जितने भी सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, सबके फंक्शंस डिफरेंट डिफरेंट है और वो फंक्शंस करती हैं, राइट? मतलब उनका कोई ना कोई काम है, पर्टिकुलर उनका एक फंक्शन है, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन करती है. इन अदर वर्ड्स, सेल्स मेक अप लिविंग थिंग्स एंड कैरी आउट एक्टिविटीज़ दैट कीप अ लिविंग थिंग अलाइव. मतलब कि सेल जो है वो लिविंग थिंग्स को बनाती है एंड ऐसी एक्टिविटीज़ करती हैं जो लिविंग थिंग्स को अलाइव रखती हैं, ठीक है? मतलब कि हम कह सकते हैं हाँ वो लिविंग थिंग्स है क्योंकि सेल्स क्या करती है? फंक्शंस करती हैं, राइट? इसीलिए. तो अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं सेल. तो यहाँ पर है सेल थ्योरी, जो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन में. सेल थ्योरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ एंड कंक्लूजन्स फ्रॉम मैनी डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर टाइम दैट डिस्क्राइब सेल्स एंड हाउ सेल्स ऑपरेट. तो सेल थ्योरी किसने किसने दी थी और सेल थ्योरी में उन्होंने बोला क्या था? तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में बहुत सारे साइंटिस्ट है. किसी ने सेल को देखा, किसी ने सेल को नाम दिया, किसी ने सेल के बारे में पढ़ने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की. ये सारी चीज़ मिला के सेल थ्योरी बनती है. ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना. ये नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू सेल थ्योरी, इसीलिए बहुत अच्छे से पढ़ना इसे. तो देखिए सेल थ्योरी में फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था? ऑल नोन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो या तो एक सेल के बने हैं या तो बहुत सारे सेल्स के बने हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म है और मल्टी सेलुलर जो बहुत सारे सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स हैं. तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं. तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट इसका यही है सेल थ्योरी का, कि ऑल नोन लिविंग थिंग्स, जितने भी हम लिविंग थिंग्स को जानते हैं वो किसी न किसी सेल से बने हुए हैं, वन और मोर सेल से बने हुए हैं. देन सेकेंड इज ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय डिवीजन. तो कोई भी सेल्स है वो अराइज कैसे होता है, कोई सेल बनता कैसे है? तो सेल बनता है सेल से ही बनता है, राइट? सेल जो है हमारी बॉडी में प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो होते हैं उससे बनता है. जैसे सपोज बेबी कैसे आते हैं, मतलब अगर ह्यूमन की बात करें तो बेबी कैसे प्रोड्यूस होते हैं? तो सिंपल सा है कि जो स्पर्म है और ये ओवा है, राइट? ह्यूमन बॉडी में स्पर्म एंड ओवा 2 सेल्स हैं, ठीक है? मेल में स्पर्म होता है और फीमेल में ओवा होता है. जब वो फर्टिलाइज करते हैं, मतलब जब उसमें फर्टिलिटी होती है, फर्टिलाइज हो जाते हैं, और जैसे वो फर्टिलाइज होते हैं तो उसमें सेल डिवीज़न होता है और सेल डिवीज़न के बाद बनता है जाइगोट. मतलब सिंगल सेल क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद डबल सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर उसमें क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है. और सेल डिवीज़न के बाद क्या बनता है? एक जाइगोट बनता है. जाइगोट से हमारे एक बेबी का बेबी बॉर्न होता है, राइट? मतलब एक न्यू ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है, राइट? तो ये है सेल थ्योरी का सेकंड कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने बोला ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय डिवीजन. थर्ड है द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये हमारी बेसिक यूनिट है, जो स्ट्रक्चर भी इसका सबसे बेसिक है और फंक्शन, मतलब कि मैंने बता दिया था इसमें फिर भी कि सारी
जितने भी सेल्स होते हैं, एनिमल सेल्स एक जैसे होते हैं और प्लांट सेल्स एक जैसे होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्लांट सेल्स का स्ट्रक्चर सब में अलग अलग होगा और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो सेम होगा, मतलब सबके अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट मिलेंगे, सारी सेल्स के अंदर आपको जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो प्रेजेंट मिलेंगे, राइट। तो ये सेल थ्योरी का थर्ड पॉइंट था। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वेट, इसे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ओके, तो ये सेल थ्योरी की टाइमलाइन है। टाइमलाइन में मैंने कुछ साइंटिस्ट के बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश की है। इसमें आपको सारे साइंटिस्ट के देखिए इमेज देखने को मिल रही है और कौन से साइंटिस्ट ने क्या काम किया है ये हमको मेंशन है। तो मेन है सेल थ्योरी से जो रिलेटेड आता है उसका जो स्पेसिफिक ईयर है कि किस ईयर में किस चीज़ को डिस्कवर किया गया था और किस साइंटिस्ट ने किया था, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा रॉबर्ट हुक ने ही सेल की खोज की थी। डिस्कवर्ड सेल, देखो लिखा है रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665, ये याद रखिएगा। 1665 को फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था, लेकिन जो उन्होंने सेल डिस्कवर किया था वो था डेड सेल, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जो कॉर्क होती है ना, कॉर्क की स्लाइड्स को से सेल को डिस्कवर किया था। दैट इज़ नॉट अ लिविंग थिंग, मतलब कि इन्होंने उसकी बार्क से, मतलब प्लांट की जो पल्प होती है ना, पल्प की बार्क से ही डिस्कवर किया था सेल को। लेकिन इन्होंने फर्स्ट टाइम सेल देखा था, इन्होंने ही बताया था कि हमारी बॉडी में सेल प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसे डिस्कवर ऑफ सेल किसे कहा जाता है, 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। देन सेकेंड इज़ द एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था, मतलब कि इन्होंने बताया था कि लिविंग सेल्स होते हैं, सेल्स लिविंग थिंग्स में भी प्रेजेंट होते हैं। इन्होंने, जो रॉबर्ट हुक थे वो तो बता दिए थे कि हाँ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उन्होंने क्या देखा था, डेड प्लांट्स में देखे थे ना, तो डेड तो वो लिविंग नहीं था, नॉन लिविंग था, लेकिन इन्होंने लिविंग में भी देख लिया था सेल को, ठीक है। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था। फिर 1883 में रॉबर्ट ब्राउन ने 1883 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या सर्च किया था, डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस क्या है, मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को कि न्यूक्लियस जो होते हैं वो हमारी सेल के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियस को फाउंड किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1883 में। नेक्स्ट चलते हैं सेल थ्योरी टाइमलाइन में। फेलिक्स ड्यूजार्डिन ने डिस्कवर किया था फ्लूइड कंटेंट ऑफ सेल, मतलब कि सेल प्लाज्मा जो हमने पढ़ा था ना कि सेल में एक फ्लूइड होता है जो प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। तो इन्होंने सेल प्लाज्मा को डिस्कवर किया था इन 1835 में फेलिक्स ने सेल प्लाज्मा को डिस्कवर किया था। देन 1838 में देखिए मैथी एंड सील्डन ने क्या किया था, प्रपोज ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने ये प्रपोज किया था सेल थ्योरी में, इन्होंने ये बताया था, सेल थ्योरी में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। इन्होंने क्या बताया था, 1838 में जो हमारे सील्डन ने हमें ये बता दिया था कि जितने भी प्लांट सेल्स होते हैं ना वो सेल के बने होते हैं। इन्होंने ये बता दिया था कि जितने भी प्लांट सेल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं हमारी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रेजेंट है, वो सेल से ही बनी हुई हैं, ठीक है। और स्वान ने भी यही किया था। स्वान ने ये बता दिया था कि जितने भी एनिमल्स होते हैं ना वो सेल से बने होते हैं। तो स्वान का यही एक वो है, याद रखना। सील्डन ने प्लांट्स के लिए बारे में बताया और स्वान ने जो है उन्होंने किसके बारे में बताया, एनिमल्स के बारे में। फिर आते हैं 1839 में J.E. पुरकेंजे, याद रखना सील्डन याद रखना, मैथीज याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सील्डन याद रखना, ओके। तो J.E. पुरकेंजे ने बताया था नेम्ड फ्लूइड कंटेंट ऑफ सेल एज प्रोटोप्लाज्म। तो J.E. पुरकेंजे ने क्या किया था ना, नाम दे दिया था। इन्होंने तो फ्लूइड डिस्कवर किया था कि सेल में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसे आज की डेट में हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, राइट। साइटोप्लाज्म बोलते हैं क्योंकि सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं।
लेकिन उस समय जो साइंटिस्ट थे उनको ये सब नहीं पता था कि ये इसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, क्या नाम देंगे, नहीं पता था। उन्होंने एक ये बता दिया था कि सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है। फिर उसके बाद जेई पुरकिंजे ने 1839 में क्या बता दिया कि जो वो फ्लूइड है ना उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो पहले हम प्रोटोप्लाज्म बोलते थे, लेकिन देखो प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, अब मैं भी नहीं बता रही हूँ, आगे चलते हैं फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी डिटेल में, ठीक है। तो 1839 में देखो थियोडोर स्वान ने क्या बताया था, प्रपोज ऑल एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल्स। देखो सील्डन और स्वान की बात मैंने की थी ना, तो सील्डन ने क्या बताया था, प्लांट्स के बारे में 38 में बता दिया था, और 39 में स्वान ने बता दिया था एनिमल्स के बारे में, ठीक है। फिर आता है 1845 में कार्ल हेनरिच ने क्या बता दिया था, प्रपोज सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इन्होंने बताया था कि जो सेल है ना वो हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट है, मतलब विदाउट सेल हमारी लाइफ रन नहीं कर सकती। दैट इज़ टोल्ड बाय कार्ल हेनरिच। देन 1855 में रडोल्फ विचोव ने क्या बताया था, प्रपोज्ड ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो विचोर ने क्या बता दिया था, विचोर ने बता दिया था कि जो भी सेल्स होते हैं ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। तो याद रखिए ये साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो दिख रहे हैं ना पीले नीले काले बाल वाले जो भी हैं साइंटिस्ट हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इनको पढ़ना मत भूलिएगा। और इनके सन को इनके एटलीस्ट आपको इतना तो पता होना चाहिए कि वो किस ईयर में क्या चीज़ प्रपोज किए थे और उस क्या क्या उन्होंने एक्सप्लेन किया था। वेट ओके अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में हमने डिस्कवर कर बता दिया है। अब हम चलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एन ऑर्गेनिज्म दैट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन सेल इज़ कॉल्ड अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये चीज़ें मैंने पहले भी एक्सप्लेन की है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी, बस याद रखिएगा ये सिंगल सेल होते हैं। जैसे यूग्लिना है, ये यूग्लिना एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। पैरामीशियम देखो, पैरामीशियम एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और यहाँ पे देखो ईस्ट दिख रहे होंगे आपको। तो ये सारे जो है ना ये सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। और ये इसी तरह से फंक्शन करते हैं। एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, फंगस हो गया। देखो ये फंगस देखो कितना सुंदर से दिख रहा है, जैसे आप लोग कभी कभी खाते भी हैं, आपने बहुत सारे मशरूम्स खाए होंगे, दैट इज़ ऑल्सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये प्लांट्स एनिमल्स जो भी हैं, एन ऑर्गेनिज्म दैट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल इज कॉल्ड अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। चलिए, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अंडर माइक्रोस्कोप दोनों स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये लीव्स जो है ना, ये प्लांट्स है, ये जो देखो लीव्स का स्ट्रक्चर देखिए, और ये मसल्स का स्ट्रक्चर देखिए, ये दोनों ही सेल से बने हुए हैं। देखो ये कितने सारे सेल मिलके लीव का सेल बना रहे हैं, लीव सेल्स हैं और ये मसल सेल्स हैं। तो ये माइक्रोस्कोप में सेल ऐसे दिखते हैं। देखो ये कैसे अरेंज है, मैंने बोला था ना ये ब्रिक्स की तरह अरेंज होते हैं। जैसे हमारे जब घर बनता है तो हम जैसे ईंटों को सेट कर देते हैं ना, ब्रिक्स को सेट कर देते हैं, तो जैसे वो दिखते हैं वैसे देखो ये कितने अच्छे से सेट हैं एक दूसरे से, और इनके में एक लेयर भी प्रोड्यूस हो रही है जो इनको डिफाइन कर रही है, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं, साइज ऑफ सेल। तो मैंने बताया था कि साइज़ डिफरेंट सेल की साइज़ होती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। तो यहाँ जो आपके बुक में था स्मॉलेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल, तो मैंने इसका सबका साइज़ भी लिखा हुआ है। देखो जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है माइकोप्लाज्मा की, जिसकी साइज़ होती है 0.1 म्यू एम मतलब माइक्रो मिलीमीटर है। माइक्रो मिलीमीटर की सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है माइकोप्लाज्मा। और जो सबसे बड़ी सेल है ना, लार्जेस्ट सेल जो होती है वो ऑस्ट्रिच की एग होती है। ऑस्ट्रिच का एग होता है जिसका साइज़ होता है 18 सेंटीमीटर। मतलब सोच लीजिए कि कितनी बड़ी सेल से, मतलब आप सेल को वैसे तो अंडर आइज देखते हैं, सॉरी नेकेड आइज में नहीं देख सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रिच एग को आप नेकेड आइज में भी देख सकते हैं। तो सेल वेरीज इन साइज, मोस्ट सेल्स आर वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक, सम में बी वेरी लार्ज मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। तो कुछ माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं, कुछ मैक्रोस्कोपिक भी होते हैं। द यूनिट यूज इज मेजर साइज ऑफ सेल इज माइक्रोमीटर। तो इसको माइक्रोमीटर्स में
मेज़र किया जाता है सेल को। यूनिट क्या होता है, सेल को मेज़र करने की यूनिट क्या है, माइक्रोमीटर है। तो 1 म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू होता है 1/1000 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये सेल साइज़ के बारे में है कि डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के डिफरेंट डिफरेंट साइज़ होते हैं। फिर हमने पढ़ा था साइज़ इन सेल इन ह्यूमन। देखो साइज़ ऑफ सेल इन ह्यूमन, ह्यूमन में सेल्स के साइज़ कैसे होते हैं। तो स्मॉलेस्ट सेल जो हमारे ह्यूमन बॉडी में होती है दैट इज़ स्पर्म सेल। ठीक है, ह्यूमन बॉडी की सिर्फ बात करें यहाँ पे। ठीक है, ह्यूमंस में, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस के बारे में नॉलेज रखना इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ह्यूमन सेल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वो होती है स्पर्म सेल, जिसका साइज़ होता है 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो 5 माइक्रोमीटर की होती है ये, जिसे 5 म्यू एम भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी साइज़ सबसे कम होती है जो ह्यूमन सेल्स में। अगर आपसे कुछ चीज़ें पूछ ली सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, तो स्पर्म सेल, और सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो ओवम सेल होती है। ओवम जो होती है वो फीमेल में प्रेजेंट होता है, ओवम सेल। ठीक है, दोनों हमारे कौन से पार्ट है, दोनों हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। इसका साइज़ जो होता है 120 म्यू एम होता है, 120 म्यू एम होता है। और जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है, लॉन्गेस्ट का मतलब अलग होता है और लार्जेस्ट का मतलब अलग होता है। ठीक है, लार्जेस्ट मतलब कि जो बड़ा हो और लॉन्गेस्ट मतलब जो लंबा हो। तो जो जो नर्व सेल्स होती है ना हमारी बॉडी में, वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है नर्व सेल्स, जिसका साइज़ होता है 1 मीटर के अप्रॉक्स नर्व सेल्स का साइज़ होता है। ठीक है, तो ये रही बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट ह्यूमंस। फिर हम आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं शेप्स ऑफ सेल्स। शेप्स क्या होती हैं, तो हमने अभी तक पढ़ लिया है कि साइज़ डिफरेंट डिफरेंट होती है सेल्स की। अब हम शेप के बारे में पढ़ेंगे कि शेप्स भी डिफरेंट डिफरेंट होती है सेल्स की। लाइक सेल्स वेरी इन शेप्स। ठीक है, मतलब वेरिएशन डिपेंड्स मेनली अपॉन द फंक्शन ऑफ सेल। तो वेरिएशन उनके फंक्शंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, सम सेल्स लाइक यूग्लिना एंड अमीबा कैन चेंज देयर शेप्स बट मोस्ट सेल हैव अ फिक्स्ड शेप। कुछ ऐसे सेल्स हैं जो अपने शेप को चेंज कर लेता है, जैसे यूग्लिना और अमीबा की बात मैंने बताई थी कि वो शेप को चेंज कर लेते हैं। वो एक ऐसे सेल है, वो सेल भी हैं और ऑर्गेनिजम्स भी है, क्योंकि यूनिसेलुलर है तो उनका एक ही सेल फंक्शन कर रहा है, दैट इज़ इसीलिए वो अपने शेप को चेंज कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा अमीबा में सूडोपोडिया होता है ना, वो आपने 7th में पढ़ा था, सूडोपोडिया बनाते हैं तो वो उस तरह से इंगेशन करते हैं। ठीक है, तो ये अमीबा और यूग्लिना अपने साइज़ को, शेप को चेंज कर लेते हैं, लेकिन बाकी सारे जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन है, हम अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकते, हमारा शेप जैसा है हम वैसे ही रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर सेल्स नहीं है, लेकिन सेल्स है, लेकिन हम शेप को चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे देखिए ह्यूमन RBC आर सर्कुलर, बाइकॉनकेव एंड ईजी पासेस थ्रू ह्यूमन कैपिलरीज। तो ये देखो जो ऊपर सबसे ऊपर वाला जो डायग्राम दिख रहा है रेड ब्लड सेल्स का, तो ये जो है ये स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है, स्फेरिकल शेप का होता है, देखो राउंड शेप का दिख रहा है, जबकि ये भी सेल है लेकिन राउंड शेप का है। फिर नर्व सेल्स को देखो, ये ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, तो इसका शेप अलग है। फिर सेकंड थर्ड शेप को देखो, ह्यूमन WBC, तो ये WBC है, देखो वाइट WBC जो होता है ना, तो हमने ये पढ़ा था ना कि ये अमीबा की तरह ही अपने साइज़ को चेंज कर सकता है, लेकिन ये सेल है, ये सिंगल सेल है, और अमीबा जो है वो एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ह्यूमन WBC कैन चेंज देयर शेप टू इनगल्फ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट एंटर द बॉडी। इसीलिए ये चेंज कर सकते हैं अपने शेप को, जिससे कि वो इनगल्फ कर सके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, राइट। जो हमारी बॉडी में डिसीज़ कॉज करने वाले बैक्टीरिया, वायरस, ये सब जो घुस जाते हैं ना, तो इससे फाइट करता है ये WBC और उसको इनगल्फ कर लेता है, मतलब उसको खा जाता है कि वो, जिससे हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, तो ये हो गया शेप ऑफ सेल्स। मैंने डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है क्योंकि ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। देन स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स क्या है, इसकी सेल्स को हम कैसे देख सकते हैं, तो देखो यहाँ पर हमने स्कोप की बात की है, माइक्रोस्कोप्स की बात की है। एक है कंपाउंड, देखो एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोस्कोप्स बनाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा, इसकी कैपेसिटी
बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत से छोटे पार्टिकल को भी वो मैग्नीफाइड कर सकती है। देखो मैग्नीफिकेशन कैपेसिटी कितनी है इसकी, 5 लाख अप्रॉक्स है, राइट। और इसकी मैग्नीफिकेशन जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसकी मैग्नीफिकेशन कैपेसिटी कितनी है, 2000x है। ऐसे इनकी मैग्नीफिकेशन मतलब कि ये जो भी माइक्रोस्कोप्स होते हैं ना, इनकी मैग्नीफिकेशन वो जो होती है कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल हैज़ बीन स्टडीड अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसका डिटेल स्टडी के लिए हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी, क्योंकि सेल खुद ही इतना छोटा है और फिर उसके अंदर जो बेसिक थिंग्स हैं वो भी, जो ऑर्गेनेल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, वो जो भी चीज़ें सेल के अंदर प्रेजेंट है वो तो और छोटी हैं। तो उनको मैग्नीफाई ग्लास से ही हम पढ़ेंगे ना, तभी ना समझ में आएगा उसकी डिटेल स्टडी। देन सर्टेन स्ट्रक्चर कैन बी सीन ओनली अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल एज सीन अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो बहुत ही ज़्यादा छोटे स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि उसको हमने अल्ट्रा मतलब बहुत माइन्यूट, आपने बहुत सारी अल्ट्रा वर्ड यूज़ किए होंगे, अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, अल्ट्रा मैग्नीफिकेशन होता है, तो ये सारी चीज़ अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों यूज़ की जाती है, क्योंकि उसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, मतलब हम इजीली उसे नहीं देख सकते हैं विदाउट हेल्पिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, राइट। तो चलिए आते हैं एनिमल सेल के बारे में और प्लांट सेल के बारे में। तो ये देखो एनिमल सेल्स का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये सेल ऐसे ही होते हैं। देखो ये राउंड शेप में है, हमारा एनिमल शेप थोड़ा राउंड शेप का नहीं है, ये जैसे आपके जो फुट होते हैं ना, सामने की तरफ थोड़े चौड़े और पीछे की तरफ थोड़े गोल से होते हैं। इस तरह से सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है एनिमल सेल का। और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। देखो प्लांट सेल ये है और एनिमल सेल ये है, ठीक है। हम दोनों की कंपेयर स्टडी करेंगे। तो एनिमल सेल में क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिल रही है। तो सबसे पहला जो है हमारा, ये जो कवरिंग दिख रही है ना आपको, पिंक कलर से जो कवरिंग दिख रही है सबसे ऊपर ऐसे दिख रहा है जो, तो ये जो ऊपर दिख रहा है ना, दैट वन इज़ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है जो सेल के मिड में प्रेजेंट होता है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं होता, इसको मैग्नीफाई मतलब इसको नहीं, इसको हम कह सकते हैं मिलियंस ऑफ टाइम इसको मैग्नीफाई किया गया है, तब जाके ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये जो है न्यूक्लियस है हमारा फर्स्ट। देन गोल्गी बॉडीज़ क्या है, ये जो उसके सराउंडिंग्स में आपको ब्लू कलर का दिख रहा है ना, दैट इज़ गोल्गी बॉडी, ठीक है। ब्लू कलर का जो भी स्ट्रक्चर, ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर ही हमारा क्या है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसे गोल्गी बॉडी भी कहते हैं। और इस तरह के बहुत सारे सेल में 2-3 प्रेजेंट होते हैं, उसे हम पूरा गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। देन वेसल्स देखो थर्ड, ये देखो छोटे छोटे जो दिख रहा है ना वेसल्स है, यहाँ से ये छोटे छोटे वेसल्स हैं। वेन मतलब वेसल्स का इन द सेंस ये तो सेमी परमिएबल, हमने वो पढ़ा था कि ये जो सेलेक्टिव परमिएबल होते हैं, तो ये वेसल्स के थ्रू अंदर और बाहर आइटम्स को करते हैं, ठीक है। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ये जो आउटर लेयर दिख रही है ना आपको बाहर की, देखो एक किस कलर की बोलो, ग्रेइश कलर की जो आउटर लेयर दिख रही है पतली सी, तो दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। जो आउटर लेयर है दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, 4th नंबर देखो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, दिख रहा है ना जहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो ये जो कवर है ना पूरा ग्रे कलर से, दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑरेंज कलर की आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ऐसे, ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसे पावर हाउस भी कहते हैं, मैंने कल बताया था। इसको डिटेल हम लोग एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। अभी आपको सिर्फ पार्ट्स देखने हैं कि क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। देखो 12 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, देन माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। फिर 6 नंबर है स्केलेटन। तो स्केलेटन क्या होता है, साइटोस्केलेटन सिंपल से छोटे छोटे से ना पॉइंटेड ऐसे छोटे छोटे से डॉट्स होते हैं, उसे हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। देन सेंट्रियोल्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ चीज़ें कुछ फंक्शंस हमारे सेल्स में इंपॉर्टेंट है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी वो है क्या कहते हैं,
ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन तब भी हमको पता होना चाहिए कि साइटोस्केलेटन कहाँ है। अब पता चले कोई पूछ ले साइटोस्केलेटन कहाँ पाया जाता है, तो बोलो तुम तो हमको तो पता ही नहीं है कहाँ पाया जाता है, नाम भी नहीं सुना, तो कम से कम नाम सुन के रखो, ठीक है। देन सेंट्रियोल, सेंट्रियोल ये देखो, ये जो येलो कलर का पार्ट है ना, ये सेंट्रियोल होता है, ये फूड रिजर्वायर की तरह काम करता है। देन लाइजोसोम, लाइसोसोम क्या है, 8 नंबर देखिए, ये है लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम आप देखिए, ये लाइसोसोम होता है। देन फिर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या है, ये जो येलोइश आपको पार्ट दिख रहा है ना, इसके अलावा जिसमें ये सारी चीज़ें तैर रही हैं, ये सारे फ्लूइड, ये सारे जो हैं वो इसमें अरेंज्ड है, दैट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो येलोइश कलर का है, ये सब जो येलोइश साइड साइड में जो फ्लूइड है, दैट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। देखो ये 10 नंबर देखो, ये जो डॉट 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 दिख रहा है ना, मैंने आप लोगों को कल डायग्राम में बताया था कि डॉट डॉट होते हैं, देखो इसमें भी डॉट 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 दिख रहा है ना, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, दैट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं, मैंने बताया था। ER 2 टाइप्स के होते हैं, एक SER होता है, एक RER होता है। तो RER को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और SER को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। स्मूथ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें डॉट्स नहीं होते, मतलब इसमें ये रेटिकुलम तो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये देखो 11 नंबर, ये रेटिकुलम है, ब्लू कलर के भी है, लेकिन इसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, याद रहेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर लास्ट पॉइंट आता है हमारा, आता है इसमें राइबोसोम का राइबोसोम को डिस्क्राइब नहीं किया गया है, मैं आपको बता देती हूँ। ये जो डॉट डॉट पार्ट्स दिख रहे हैं ना आपको ER में, जो रफ ER है, इसमें जो ये ऐसे डॉट डॉट पार्ट्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड राइबोसोम, ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। देन लास्ट है 12th नंबर, जो है आपका न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस है, ये देखो बीच का जो सेंटर पार्ट होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर भी एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक गोल सेंटर सा मास होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। सेम तो ये एनिमल सेल्स था, इसी तरह से प्लांट सेल है, उसमें थोड़े से डिफरेंट फीचर्स, कुछ डिफरेंट फीचर्स है, बाकी कुछ तो सेम होता है। जैसे इसमें वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन वैक्यूल्स इसमें, ये जो एनिमल सेल्स होते हैं ना, इसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बहुत कम नंबर में, और कम उसकी जो साइज़ होती है ना वो कम होती है। लेकिन जो प्लांट सेल्स होते हैं ना, उसमें वैक्यूल्स, ये देखो 9 नंबर देखो, वैक्यूल्स आपको दिखेगा, 9 नंबर जो वैक्यूल्स है, ये देखो कितना बड़ा सा वैक्यूल है, राइट। तो ये 9 नंबर वाला जो वैक्यूल है ना, ये हमारे एनिमल सेल में प्रेजेंट ज़रूर होता है, इसमें स्ट्रक्चर में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये प्रेजेंट होता है, लेकिन नंबर्स में भी कम होता है और साइज़ में बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादा नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं, और साइज़ जो होते हैं स्मॉल होते हैं। और ये जो प्लांट सेल्स होते हैं, इसमें केवल एक ही वैक्यूल प्रेजेंट होगा और इसका साइज़ लार्ज होगा, ठीक है। तो हम इसमें कंपेयर कर सकते हैं, इसमें देखो आगे हम इसके पार्ट को डिस्कस करते हैं, फिर बताएंगे, ठीक है। न्यूक्लियस भी इसमें प्रेजेंट है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट था, राइट। गोल्गी कॉम्प्लेक्स इसमें भी प्रेजेंट है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट था। देन वेसल्स इसमें भी प्रेजेंट है, उसमें भी प्रेजेंट था। देन लाइसोसोम, लाइसोसोम देखो 4 नंबर, ये इसमें भी प्रेजेंट है, उसमें भी प्रेजेंट था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो, ये पतली सी जो लेयर दिख रही है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट था। लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपका ऐड हो गया, एक स्ट्रक्चर क्या ऐड हो गया, ये जो बाहर की आपको टफ लेयर दिख रही है ना, ये ऐसे, ये जो लेयर दिख रही है बाहर की जो लेयर है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल, ठीक है। जो सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, बट एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। सेल वॉल का फंक्शन तो आपको पता ही है कि ये क्या करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं कर सकते हैं, हमारे एनिमल्स मूव कर सकते हैं, इसलिए ये अपना प्रोटेक्शन खुद से कर सकते हैं, लेकिन प्लांट अपना प्रोटेक्शन खुद से नहीं कर सकते, इसीलिए उनके अंदर से ही एक फीचर होता है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। 8 नंबर देखिए, ये देखिए 8 नंबर, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल, ओके। फिर उसके बाद आते हैं सेल वॉल, मतलब आपके दो कंपेरिजन हो गए, हमारे इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, उसमें नहीं होता है। देन इसमें हमारे वैक्यूल जो होता है एक होता है और बड़ा होता है, और उसमें वैक्यूल्स कम होते हैं, सॉरी छोटे छोटे होते हैं और नंबर में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। देन फिर हम वैक्यूल्स की बात कर लिए, फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें भी प्रेजेंट है। देन न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस भी इसमें प्रेजेंट है। तो कुल मिला के इतने हमारे जो है प्लांट सेल्स के फीचर्स और
सॉरी आई मीन एनिमल सेल्स के फीचर है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हमारी 7 नंबर, देखो ये ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है, प्लांट सेल में ये ग्रीन स्ट्रक्चर पाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो क्लोरोफिल का क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, क्लोरोफिल बनाता है, और क्लोरोफिल हमारे प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, राइट। तो क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में क्लोरोफिल देखो कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है, तो एनिमल सेल में नहीं होता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफ्रेंशिएशन था। हमने इसको सिर्फ स्ट्रक्चर को देख के इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया कि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल भी नहीं है, क्लोरोफिल भी नहीं है, वैक्यूल्स इसमें सिंगल वैक्यूल है, उसमें सिंगल वैक्यूल नहीं, बहुत सारे कई वैक्यूल होते हैं, बहुत नहीं, लेकिन नंबर में ज़्यादा होते हैं वैक्यूल, 2-3 होते हैं, लेकिन साइज़ में छोटे होते हैं, इसमें साइज़ में ये बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा छोटा सा वीडियो कंपैरिजन तक, ये आप अच्छे से देख लीजिए। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे बैक्टीरियल सेल, मतलब फिर हम सेल की स्टडीज़ के बारे में चलेंगे। ठीक है, तो किस तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सेल होते हैं और कैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सेल होते हैं, हम फिर इसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक आपको सिर्फ कितना पढ़ना है, एनिमल सेल और प्लांट सेल का कंपैरिजन ध्यान से पढ़ लेना है, और उसके स्ट्रक्चर को ध्यान से स्टडी कर लेना है। ठीक है, कि इसके अंदर सेल के अंदर भी क्या क्या स्ट्रक्चर, क्या क्या ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो 1 2 3 4 है ना, ये सारे ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं, याद रखिएगा, ऑर्गेनेल्स कहते हैं इसे। ठीक है, हैव अ गुड डे क्लास।